30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, क्या तुम मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि मैं अब गरीब हूं? जियोयान के कड़े शब्दों ने नालन को सख्त बना दिया। हाँ, क्या बढ़िया कहावत है, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत मत करो क्योंकि मैं अब गरीब हूं। मेरा बेटा शायद साधारण नहीं हो सकता। हॉल के अंत में जियोजान की आंखें जोश से जगमगा उठीं और उसकी भारी हथेलियां मेज से टकरा गईं, जिससे चाय हर जगह बिखर गई। अपने दांत बंद करके और उसके सामने उपहास करने वाले युवक को घूरते हुए नालन इतना क्रोधित हो गया कि उसके सिर में चक्कर आने लगे। नालन यानरान जन्म से ही खराब हो गए थे और उनके जैसे ही उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें कभी भी अपमानित नहीं किया गया था। उसकी बचकानी आवाज एक और पिच पर चढ़ गई, मुझे अपमानित करने का आपका आधार क्या है? भले ही आपकी प्रतिभा पहले किसी से बेजोड़ थी, अब आप अपंग हैं। ठीक है, मैं, नालन यानरान, उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओ। आज की रिलीज मैं इसका और उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन अब से 3 साल बाद मैं मिस्टी क्लाउड्स के गुट में आपका इंतजार करूंगा। यदि आप में हिम्मत है तो मुझे दिखाएं कि आपने अपनी स्थिति कैसे बदली है। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं, नालन यानरान, जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहेगा। बेशक, यदि आप 3 साल बाद भी अपंग हैं तो आप हमारी शादी को रिहा करने के लिए अनुबंध तैयार करना बेहतर समझते हैं। लड़की के राख के चेहरे को देखते हुए जियोयान उपहास करते हैं, इसमें 3 साल नहीं लगेंगे। अगर तुम मुझसे मेरी पत्नी बनने के लिए भीख मांग रहे हो तो भी मैं तुम्हें नहीं चाहता। ये कहने के बाद जियोयान ने यानरान के जमे हुए चेहरे को नज़रअंदाज कर दिया और मुड़ गया। जल्दी से एक टेबल की ओर चलते हुए उसने एक पेपर निकाला और लिखना शुरू कर दिया। स्याही धीरे धीरे कागज पर गिरी और अंत में उसकी कलम चलना बंद हो गई। अचानक जियोयान का दाहिना हाथ डेस्क पर एक छोटी तलवार के लिए पहुंचा और उसके बाएं हाथ की तेज ब्लेड की ओर इशारा किया। जैसे ही तलवार पड़ी, उसने अपने बाएं हाथ से मजबूती से खून निकाला। उसका खून से लथपथ हाथ सफेद कागज पर दब गया, जिससे एक चमकदार लाल निशान रह गया। हल्के से अनुबंध उठाते हुए जियोयान हंसा, जीत की हंसी। जब वह यानरान के पास से गुजरा तो उसने मेज पर अनुबंध तोड़ दिया। क्या आप ये सोचने की हिम्मत नहीं करते कि मैं, जियोयान, कुछ प्रतिभाशाली पत्नी के बारे में बहुत सोचता हूं? यह अनुबंध शादी को रिहा करने का अनुबंध नहीं है, बल्कि मैं आपको जियो कबीले से तलाक दे रहा हूं। अब से आप, नालन यानरान, जियो कबीले के साथ कोई संबंध नहीं है। तुमने मुझे तलाक देने की हिम्मत की। मेज पर खूनी अनुबंध को देखते हुए नालन यानरान की आंखें अविश्वास में खुल गईं। उसकी सुंदरता, प्रतिभा और पृष्ठभूमि के साथ एक छोटे से कबीले के अपंग द्वारा तलाकशुदा हो गया है। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह एक सपने में थी। नलन यानरान की गूंगा अभिव्यक्ति को ठंडे बस्ते में देखते हुए जियोयान ने मुड़कर जियोजान के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपने होठों को काटते हुए एक भारी कोटो दिया और कुछ नहीं कहा। भले ही जियोयान ने वास्तव में नालन यानरान को तलाक दे दिया, जब घटनाएं फैल गईं तो अन्य लोग यह नहीं सोच सकते कि यह सच है। वे, जो नहीं जानते कि क्या हुआ था, वे सोचेंगे कि नालन यानरान ने शादी को रिहा करने के लिए फोस जियो कबीले के लिए अपनी अत्याचारी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया। आखिरकार यारन की सुंदरता, प्रतिभा और पृष्ठभूमि के साथ जियो कबीले का एक अपंग कभी उससे मेल नहीं खा पाएगा। कोई नहीं सोचेगा कि जियोयान में मिस्टी क्लाउड्स के गुट के भावी गुट नेता को तलाक देने का साहस था। उसके कारण जियोयान के पिता होने के नाते जियोजान को शायद अंतहीन उपहास सहना होगा। जियोयान को घुटने टेकते हुए और अपने बेटे की दोषी भावनाओं को समझते हुए जियोजान असहाय रूप से मुस्कुराया, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा हमेशा के लिए अपंग नहीं रहेगा। जब भविष्य में कठिन तथ्य सामने आएंगे तो गपशप का कोई मौका नहीं होगा। पिताजी, अब से 3 साल बाद मैं धुंधले बादलों के गुट में जाऊंगा और आज की शर्म को छुड़ाऊंगा। थोड़ी गीली आंखों से जियोयान ने एक और भारी कोटो किया और खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के जियोयान मुख्य हॉल के दरवाजे की ओर चल दिया। जब उन्होंने नालन यानरान को पास किया तो जियोयान एक पल के लिए रुक गया और अपने युवा मुंह से ठंडे शब्द निकाल दिया। अब से 3 साल बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चमकते सूरज के नीचे युवक की छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसे देखकर बहुत अकेला लग रहा था। नालन यानरान का छोटा मुंह खुला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने जियोया के गायब होने की ओर देखा और उसके हाथ में अनुबंध एक पहाड़ की तरह भारी महसूस हुआ। जब से आपका लक्ष्य पूरा हो गया है, कृपया अब छोड़ दें। घटते युवक को देखते हुए भले ही जियोजान का चेहरा भावहीन था, उसकी आस्तीन के अंदर के हाथ इतने कसकर मुड़ गए कि उंगलियां हल्के सफेद हो गए। जियो शू, मैं आज के आयोजन के लिए क्षमा चाहता हूं। यदि आपके पास भविष्य में समय है तो नालन कबीले की यात्रा करना सुनिश्चित करें।
भावहीन जियोजान को हल्के से नमन करते हुए नालन भी नहीं रहना चाहता था। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुख्य हॉल के दरवाजे की ओर चली गई। उसके पीछे गेये और सुंदर युवक ने जल्दी से उसका पीछा किया। क्यूई गैदरिंग पाउडर ले लो। अपना हाथ लहराते हुए जियोजान ने उन पर जेड बॉक्स को टेबल पर फेंक दिया। गेये ने जल्दी से गिरते हुए बॉक्स को पकड़ लिया और बॉक्स को अपनी अंगूठी के भीतर रखते हुए मुस्कुराया। लेडी नालन, उम्मीद है कि आज आपको अपने कार्यों पर पछतावा नहीं होगा, और साथ ही यह न माने कि आपके पीछे धुंधले बादलों के गुट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यूं से ज़्यादा मजबूत लोग हैं। जब नालन यानरान दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे तो हॉल के भीतर एक स्पष्ट लड़की की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। तीनों के कदम रुक गए और उन्होंने उस कोने की ओर देखा जहां से आवाज़ आई थी। एक बैंगनी कपड़े वाली लड़की को धीरे धीरे एक किताब को पलटते हुए पाया। उसके बगल की खिड़की से सूरज की रोशनी चमक रही थी और लड़की के चारों ओर पूरी तरह से लिपटी हुई थी। दूर से वह एक स्वर्गीय बैंगनी कमल की तरह खिलती हुई, साफ और सुंदर दिखती थी, मानो वह स्वर्ग से हो। मानो उसने तीनों की नज़रों को महसूस किया। लड़की ने अपना सिर पुरानी किताब से ऊपर उठाया और शरद ऋतु में उसकी आंखों की तरह एक पतली रेखा सुनहरी लौ निकली। लड़की की आंखों के भीतर की पतली लौ को देखते हुए गेये तुरंत सख्त हो गए और एक भयानक अभिव्यक्ति उनके चेहरे को पार कर गई। उसके सिकुड़े हाथों ने तुरंत भ्रमित नालन यानरान और युवक को पकड़ लिया और वह मुख्य हॉल से ऐसे भाग गया जैसे वह अपने जीवन के लिए डर रहा हो। गेये के कार्यों को देखते हुए कुछ लोगों को छोड़कर अन्य सभी में भ्रम की अभिव्यक्ति थी। भावहीन रूप से मुख्य हॉल से बाहर निकलते हुए निराश जियोयान ने अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन किया और धीरे धीरे कबीले की इमारत के पीछे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर बैठे जियोयान ने शांति से खड़ी पहाड़ियों को धुंध में डूबा हुआ देखा। वहां धुंध में जियामा साम्राज्य की प्रसिद्ध मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला थी। हे शक्ति, आह! इस दुनिया में शक्ति के बिना आप कुछ मलमूत्र के लायक भी नहीं हैं। कम से कम कोई भी मलमूत्र को रौंदने की कोशिश नहीं करता है। कंधों के ऊपर और नीचे लहराते हुए युवक की कोमल, आत्मताना देने वाली आवाज पहाड़ की चोटी पर गूंज रही थी, जिससे हवा में उदासी भर गई। अपने बालों को हिलाते हुए जियोयान ने अपने होंठ पर थोड़ा सा स्वाद लिया, जिससे उसके मुंह में खूनी स्वाद फैल गया। भले ही उसने मुख्य हॉल में अपनी भावनाओं को अपने पास नहीं आने दिया, नालन यानरान के शब्द उसके दिल पर चाकू की तरह छुरा घोंप गए। मुझे फिर कभी इस तरह अपमानित नहीं किया जाएगा। अपना बायां हाथ खोलते हुए, जिसमें अभी भी दिन की घटनाओं से खूनी निशान था, जियोयान की आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। हे बच्चे, ऐसा लगता है कि आपको कुछ मदद की जरूरत है। ठीक जब जियोयान ने अपनी शपथ ली तो उसके कान में एक अजीब अजीब हंसी आई। जियोयान का चेहरा बदल गया और वह तुरंत मुड़ गया। बाज जैसी निगाहों से उसने अपने परिवेश को स्कैन किया, लेकिन एक छाया भी नहीं मिली। अरे खोजना बंद करो, मैं तुम्हारी उंगली पर हूं। ठीक जब जियोयान ने सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, अजीब हंसी फिर से सुनाई दी। जियोयान की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाह उसके दाहिने हाथ की काली अंगूठी पर पड़ी। आप बात कर रहे हैं? अपने दिल की धड़कन को सहन करते हुए जियोयान ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। बच्चे, तुम बहुत शांत हो, बिना किसी डर के डरे हुए हो। अंगूठी से एक ताना बाना बज रहा था। तुम कौन हो? तुम मेरी अंगूठी में क्यों हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? खुद को शांत करने के बाद जियोयान ने जरूरी सवाल पूछे। मैं कौन हूं? आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हा, इन सभी वर्षों के बाद मैंने आखिरकार किसी की आत्मा को काफी मजबूत पाया। क्या किस्मत! हे, मैं पिछले 3 वर्षों में आपके प्रसाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा मैं शायद अभी भी सो रहा होता। प्रस्तुत। जियोयान ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। एक पल के बाद उसका चेहरा काला पड़ गया और द्रुतशीतन शब्द उसके दांतों से कठिनाई से उछल पड़े। मेरी डुक्यूई गायब हो रही है। तुमने ऐसा किया? अरे, मुझे वह करना था। बच्चा, मुझ पर पागल मत बनो। तुम कमीने! सामान्य रूप से शांत और रचित जियोयान एक पागल की तरह क्रोधित हो गया। उसका छोटा चेहरा हैवानियत से भरा हुआ था और इस बात की परवाह किए बिना कि अंगूठी उसकी मां की एकमात्र स्मृति चिन्ह थी, उसने अपनी उंगली से अंगूठी फाड़ दी और अपनी पूरी ताकत से उसे चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही अंगूठी ने अपना हाथ छोड़ा, जियोयान का दिमाग आखिरकार साफ हो गया। जल्दी से उसने उड़ने वाली अंगूठी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी पहले ही चट्टान से गुजर चुकी थी, पहाड़ से नीचे गिर रही थी। अंगूठी को घूरते हुए धुंध में गायब हो गया। जियोयान लंबे समय तक दंग रह गया। अंत में उसके चेहरे ने अपनी बर्बरता खो दी और शांत हो गया। उसने अपने माथे पर प्रहार किया, परेशान, बेवकूफ जो बहुत लापरवाह था, बहुत लापरवाह था।
यह महसूस करने के लिए कि पिछले 3 वर्षों से उनके अपमान का अपराधी वह अंगूठी थी जिसे उन्होंने हमेशा पहना था। यह आश्चर्यजनक था कि जियोयान ने इतनी हिंसक प्रतिक्रिया की। लंबे समय तक चट्टान के किनारे पर बैठने के बाद जियोयान ने असहाय होकर सिर हिलाया। खड़े होकर वह वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी उंगली हिली से उसके सामने की ओर इशारा कर रही थी। जियोयान के सामने पिच ब्लैक रिंग थी जो आकाश में तैर रही थी। लेकिन वो जिस चीज़ ने जियोयान को सबसे ज़्यादा चौंका दिया वह थी रिंग के ऊपर पारदर्शी विशन फिगर। हे बच्चे, आपको इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी डू क्यूई के केवल 3 साल लिए हैं। पारदर्शी बुजुर्ग स्तब्ध जियोयान को देखकर मुस्कुराया। जियोयान का मुंह फड़क गया और उसने अपना गुस्सा नीचे धकेल दिया। उन्होंने कहा, गीजर, चूंकि आप रिंग में छिपे हुए थे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मेरे डू क्यूई को लेने के बाद से मुझे कितना दर्द दिया है। लेकिन इन 3 साल के अपमान के साथ आप परिपक्व हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि 3 साल पहले आपके पास इस तरह की सहनशीलता और मानसिकता होती? जियोयान ने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया लेकिन उसकी भावनाएं शांत होने लगीं। क्रोध के बाद खुशी के संकेत ने जियोयान पर कब्जा कर लिया। चूंकि वह जानता था कि उसकी डू क्यूई क्यों गायब हो रही थी, उसकी प्रतिभा वापस आ गई थी। अपंगों के खिताब को उतारने के मौके के बारे में सोचते हुए जो अनगिनत अन्य लोगों ने उस पर डाल दिया था, जियोयान को ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। उसके सामने घृणित बुजुर्ग पहले की तरह परेशान नहीं लग रहा था। कुछ चीजें उनके गायब होने के बाद उनके मूल्य की सराहना करना शुरू कर देंगे। इसे खोने और वापस पाने के बाद कोई इसे और अधिक संजोता है। अपनी कलाई को हल्के से घुमाते हुए जियोयान ने एक लंबी सांस ली और कहा, भले ही मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी डू क्यूई चोरी करने के लिए रिंग में रहने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक नया मालिक खोजने के लिए कहूंगा। मैं आपको पालने का जोखिम नहीं उठा सकता। अरे, अन्य लोगों में आपके जितना मजबूत आत्मा नहीं है। बड़े ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। चूंकि मैंने पहले ही प्रकट होना चुना है तो इससे पहले कि आप मुझे अनुमति दें, मैं आपकी डू क्यूई नहीं लूंगा। जियोयान ने अपनी आंखें घुमाईं और बिना कुछ कहे उपहास किया। उसने पहले ही तय कर लिया था, चाहे बड़ा कुछ भी कहे, वह उस अंगूठी को अपने पास नहीं रखेगा। बच्चे, क्या तुम मजबूत बनना चाहते हो? क्या आप दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं? भले ही जियोयान ने पहले ही तय कर लिया था कि बड़े के साथ और कुछ नहीं करना है, लेकिन जब उसने सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा वो शब्द, मुझे पहले से ही पता है कि मेरी डू क्यूई क्यों गायब हो रही थी और मेरी प्रतिभा के साथ मुझे आपको मजबूत बनने की आवश्यकता क्यों है। एक छोटी सी सांस छोड़ते हुए जियोयान ने आसानी से कहा। वह जानता था कि इस दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं है। एक रहस्यमय व्यक्ति पर एहसान करना एक स्मार्ट कदम नहीं है। बच्चे, भले ही आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, आपको पता होना चाहिए कि आप पहले से ही 15 वर्ष के हैं, लेकिन आपका डू क्यूई केवल 3 डुआन पर है। मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि आपका वयस्क समारोह अगले साल है ना? क्या आपको लगता है कि 1 साल के भीतर अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का उपयोग करके आप 7 डुआन क्यूई प्राप्त कर सकते हैं? इसके अलावा जिस लड़की से आपने अब से 3 साल बाद लड़ने का वादा किया था, उसके पास जर्जर प्रतिभा भी नहीं है। आप उसे पकड़ना और उससे आगे निकलना चाहते हैं। यह आसान नहीं होगा। बड़े का चेहरा जो झुर्रियों से भरा हुआ था, गुलदाउदी की तरह खिल गया। यदि आपने मेरी डू क्यूई नहीं ली तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? तुम पुराने कमीने। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर होने के बाद जियोयान का चेहरा एक बार फिर से काला हो गया और उसने शाप देना शुरू कर दिया। कोसने के बाद जियोयान को निराशा का संकेत महसूस हुआ। उसकी वर्तमान स्थिति में उसने कितना भी शाप दिया हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डू क्यूई के अभ्यास के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता थी। वापस जब वह 4 साल का था, उसे 9 डुआन डू क्यूई तक पहुंचने में 6 साल लग गए। उनकी प्रतिभा के साथ भी सिर्फ 1 साल में 7 डुआन क्यूई तक पहुंचना निराशाजनक था। उदास होकर आहें भरते हुए जियोयान ने दिखावा करने वाले बुजुर्ग की ओर देखा। उसके मुंह का किनारा मुड़ा हुआ था और उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? शायद, बड़े ने स्पष्ट उत्तर दिया। अगर आप मुझे सिर्फ 1 साल में 7 डुआन क्यूई तक पहुंचने में मदद करते हैं तो मैं आपको 3 साल के लिए मेरी डू क्यूई लेने के लिए माफ कर दूंगा। ये कैसा है? जियोयान ने शायद पूछा। हे इच्छाधारी सोच वाला बच्चा, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कोई बेकार मेरी तरफ से क्यों रखूं? आपको एक और दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति मिलना चाहिए। जियोयान जानता था कि पारदर्शी बुजुर्ग बेतरतीब ढंग से डू क्यूई को दूसरे से नहीं ले सकता लोग, इसलिए वह जानते थे कि बातचीत में उनका कुछ लाभ है। आप दूर से एक 15 साल के युवक के करीब भी नहीं हैं।
ऐसा लगता है कि इन 3 वर्षों ने वास्तव में आपको बहुत बढ़ने में मदद की। क्या मेरी योजना ने उल्टा असर डाला? चतुर जियोयान को देखते हुए बड़ा रुका और फिर स्तब्ध होकर अपना सिर हिलाया। जियोयान ने अपने कंधे उचकाए और हल्के से कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी तरफ रखूं तो आपको कम से कम कुछ ईमानदारी तो होनी चाहिए। कितना तेज मुंह वाला बच्चा है। ठीक है, आखिरकार मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। एक और विकल्प के बिना बड़े ने सिर हिलाया और धीरे से जमीन पर आ गया। थोड़ी देर तक जियोयान की जांच करने के बाद उसके चेहरे पर एक विश्वासघाती मुस्कान फैल गई। लेकिन जैसे ही यह प्रकट हुआ, वह चला गया और बड़े ने अनिच्छुक पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या आप एक कीमियागर बनना चाहते हैं? कीमियागर? बड़े के शब्दों को सुनकर जियोयान ने जारी रखने से पहले रुका। डू क्यूई मुख्य भूमि में हर कोई कीमियागर बनना चाहता है, लेकिन क्या कीमियागर बनना इतना आसान है? बहुत सारी कठोर आवश्यकताएं हैं। अचानक जियोयान की आवाज गिर गई और उसने अपना सिर उठाया। मैं आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। जियोयान ने जो चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का आनंद लिया, उसका आनंद लेते हुए बड़े ने धीरे धीरे अपनी दाढ़ी को सहलाया। कुछ और सेकंड के लिए जियोयान को देखने के बाद उसने आखिरकार कुछ लाचारी के साथ कहा, भले ही आप मुश्किल से कट बनाते हैं, मैं आप पर एक एहसान करता हूं। हाँ, जो भी हो, मैं इसे गिनने दूंगा क्योंकि एहसान वापस आ गया। अनिच्छुक बड़े को देखते हुए जियोयान ने सोचा कि गीजर मुश्किल से कट बनाने के बारे में झूठ बोल रहा था, लेकिन वह आगे की जांच करने के लिए बहुत आलसी था। उनके उत्साह के बावजूद उन्हें अभी भी संदेह था। यहाँ तक कि अगर मैं कटौती करता हूँ तो कीमियागर अन्य कीमियागरों द्वारा पढ़ाया जाता है। क्या आप एक कीमियागर हैं? जियोयान के संदिग्ध छोटे चेहरे को देखते हुए बड़े सीधे हो गए और गर्व के साथ उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक कीमियागर हूँ। अपनी आंखें झपकाते हुए जियोयान की बड़ी से निगाहें चमक उठीं। कीमियागर, वे वास्तव में दुर्लभ हैं। श्रीमान, अगर आपको ये पूछने में कोई आपत्ति नहीं है कि आप पहले किस रैंक वाले कीमियागर थे? जियोयान ने उसके होठों को चाटा और उसकी युवा आवाज सम्मान के संकेत से भर गई। डू क्यूई मुख्य भूमि में भले ही कीमियागर बहुत दुर्लभ थे, फिर भी कीमियागरों के बीच मतभेद थे। निम्न से उच्च तक कीमियागरों के लिए चरण निम्नतम 1 से लेकर उच्चतम तक 9 तक होते हैं। पिल्किंग बूहे, जिसने नालन यानरान की पेशकश की क्यूई पाउडर को इकट्ठा किया था, वह छठे चरण का कीमियागर था और जियामा साम्राज्य के भीतर उसे शीर्ष माना जा सकता था। कीमियागर? क्या मंच! हे, मुझे याद नहीं है। अरे बच्चे, क्या आप सीखना चाहते हैं यह है या नहीं? बड़े ने अधीरता से सिर हिलाते हुए पूछा। बेशक, मैं चाहता हूं। जियोयान ने अब कोई संकोच नहीं किया और जल्दी से अपने छोटे से सिर हिलाया। कीमियागर, यहाँ तक कि धुंधले बादलों के गुट के रूप में शक्तिशाली ताकतों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया गया था। हे, तुम चाहते हो? चूंकि आप चाहते हैं, तो आपको अपने शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए। बड़ा एक हरे रंग की चट्टान पर बैठ गया और अपने पैरों को अपने नीचे दबा लिया। मुझे अपने शिक्षक को सम्मान देना चाहिए? हास्यास्पद। अपने सम्मान का भुगतान न करने के लिए और फिर भी मैं आपसे वह सब कुछ सिखाने की अपेक्षा करता हूं जो मैं जानता हूं। तुम सपने देख रहे हो। बड़े ने अपनी आंखें घुमाईं। ऐसा लगता है कि पांडित्य बड़े ने वास्तव में इन छात्र शिक्षक संबंधों की परवाह की है। एक उदास चेहरे के साथ असहाय जियोयान केवल सम्मानजनक कीमियागर बनने के लिए बड़े को सम्मानपूर्वक अपना सम्मान दे सकता था। जियोयान को सम्मान देते हुए देखने के बाद बड़े ने आखिरकार अपना सिर हिलाया, संतुष्ट। उनकी आवाज में अंतरंगता का संकेत दिखाई दिया। मेरा नाम याओलाओ है। जहां तक मेरी उत्पत्ति का सवाल है, आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है ताकि आप विचलित न हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पिल्किंग है मेरी नज़र में केवल कचरा। उसके मुंह के किनारों को फड़फड़ाते हुए जियोयान ने एल्डर की लापरवाह अभिव्यक्ति को देखा और सोचा, ये गीजर क्या है? जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध गोली राजा गु वह केवल कचरा है। यदि यह फैलता है तो जियामा का पूरा शायद यह मान लेगा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। हल्के से एक सांस लेते हुए और अपने सदमे को नीचे धकेलते हुए जियोयान की आंखें चारों ओर घूम गईं और कुछ ठिठोली के साथ उसने पूछा, ओम शिक्षक, आप 1 साल के भीतर 7 डुआन क्यूई तक पहुंचने में मेरी मदद कैसे करेंगे? भले ही पिछले 3 वर्षों से आपकी डू क्यूई हमेशा घट रही है, डू क्यूई में आपकी नींव अन्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। डू क्यूई प्रशिक्षण में नींव सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में आप ये पता लगा पाएंगे कि ये 3 साल आपको कितने लाभ लाए हैं। याओलाओ की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने और अधिक गंभीर अभिव्यक्ति ली। जियोयान स्तब्ध था। उसे कभी नहीं बताया गया कि किसी की ताकत को छीनने से लाभ होगा। फिर तुम मुझे कीमिया कब सिखाओगे? जियोयान ने सबसे महत्वपूर्ण बात पर अपने विचार रखे।
एक कीमियागर बनने के लिए आपको आग की विशेषता का डूक्यूई होना चाहिए। इसलिए इससे पहले कि आप एक कीमियागर बने, आपको कम से कम एक डूजे बनना होगा और एक अग्नि विशेषता डूक्यूई विधि सीखनी होगी। जियोयान ने अपना हाथ बढ़ाया और हंसते हुए पूछा, अग्नि विशेषता डूक्यूई विधि? हे शिक्षक, चूंकि मैं आपका छात्र हूं, आपको मुझे एक तियान स्तर की फायर विशेषता डूक्यूई विधि देनी चाहिए, है ना? ये सुनकर यान लाओ ने जियोयान को गुस्से से डांटा, सच में? क्या आपको लगता है कि तियान स्टेज डूक्यूई तरीके जमीन में आलू की तरह हैं? आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? गीजर, चूंकि मैं पहले से ही आपका छात्र बन चुका हूं, आप संभवतः मुझे अपने कबीले में जाने नहीं दे सकते हैं ताकि डूक्यूई के तरीके मिल सकें, है ना? हमारे कबीले की शीर्ष अग्नि विशेषता डूक्यूई विधि केवल एक उच्च हुआंग स्तर है। कीमियागर के लिए यह बहुत जर्जर है। जियोयान के चेहरे ने दिखाया कि वह कितना उदास था। ब्रेट, मैं आपका शिक्षक हूं, गीजर नहीं। जियोयान के अपमानजनक शब्दों को सुनकर याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाईं जब उसने महसूस किया कि जियोयान को अपने बड़ों का सम्मान करने की परवाह नहीं है। चूंकि आप मेरे छात्र हैं, इसलिए मैं आपको कुछ जर्जर तरीकों का अभ्यास नहीं करने दूंगा। तियान मंच के तरीके मेरे पास वे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी विधि है जो सामान्य तियान चरण विधि की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? याओ लाओ की गंदी बूढ़ी आंखें अचानक षड्यंत्रकारी हो गईं। एक तियान स्टेज डूक्यूई पद्धति से मजबूत। उसका दिल तेजी से धड़कता है। जियोयान ने कुछ लार निगल ली और उसकी पिच काली आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत मिल सकता है। तो ये किस स्तर का डूक्यूई विधि है? कम हुआंग स्तर। याओ लाओ की हल्की हंसी ने जियोयान का चेहरा बना दिया सख्त। गीजर, तुम मुझे खेल रहे थे। पहाड़ की चोटी पर एक उग्र आवाज सुनाई दी। युवक के मुड़े हुए चेहरे को देखकर याओ लाओ हंसने लगे। शांत जियोयान को उस पागल बनाने में सक्षम होने के लिए उसे उपलब्धि की भावना थी। उस डूक्यूई पद्धति के बारे में क्या अजीब है? याओ लाओ के भद्दे चेहरे को देखकर जियोयान अचानक शांत हो गया। ये विकसित हो सकता है। जियोयान की आंखें चौड़ी हो गईं और बिना पलक झपकाए जियोयान ने याओ लाओ के चेहरे को देखा, एक संकेत खोजने की कोशिश कर रहा था कि याओ लाओ झूठ बोल रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी किसी डूक्यूई पद्धति के बारे में नहीं सुना है जो विकसित हो सकती है। तुम क्या जानते हो? डूक्यूई मेनलैंड विशाल और अजीब लोग हैं और चीजें हर समय होती हैं। आपके सीमित दिमाग में आप जियामा साम्राज्य से बाहर भी नहीं गए हैं। बहुत सारी असंभव चीजें हैं जो वास्तव में संभव हैं। जियोयान ने ये कहने से पहले रोक दिया, तो क्या आपने कभी डूक्यूई विधियों के बारे में सुना है जो विकसित हो सकते हैं? याओ लाओ की मुस्कान सख्त हो गई, क्योंकि इसके जैसा कोई और नहीं है। ये डूक्यूई विधि अद्वितीय है। ये विकसित हो सकता है। याओ लाओ के गंभीर चेहरे को देखते हुए जियोयान मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से पूछ सकता है। ये विकसित हो सकता है। याओ लाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या आपने कोशिश की है? अरे नहीं। क्या अन्य लोगों ने इसे आजमाया है? अरे नहीं। जियोयान के माथे पर एक नस देखी जा सकती थी। अपने हाथों से मुड़े हुए कसकर जियोयान ने अपने आवेग का विरोध करने और बड़े को मुक्का मारने की कोशिश की। अगर किसी और ने कभी इसकी कोशिश नहीं की है, तो आप कैसे जानते हैं कि यह विकसित हो सकता है? ये डूक्यूई पद्धति पर इस तरह समझाया गया है। वास्तव में ऐसे डूक्यूई तरीके हैं। उसकी भौहें फड़फड़ा रही थीं। जियोयान ये कहने से पहले झिझक गया, क्या आप मुझे इसे देखने दे सकते हैं? हे जिज्ञासु जियोयान को देखते हुए याओ लाओ का मुंह खुला, लेकिन जो निकला वह जियोयान की उम्मीद नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं। यदि आप इसे अभी देखते हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो इससे पहले कि मैं इसे आप तक पहुंचाऊं, आप पहले डूजे क्यों नहीं बन जाते? जियोयान का फैला हुआ हाथ रुक गया और उसके मुंह का किनारा थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाने के बाद उसने 3 शब्द थूक दिए, तुम निर्दयी हो। खुशी से हंसते हुए याओ लाओ ने जियोयान के क्रोध से भरे विद्यार्थियों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, हमारा वर्तमान मिशन आपके डूक्यूई को 1 वर्ष के भीतर 7 द्वान तक प्राप्त करना है। जियोयान ने डूक्यूई पद्धति के लिए अपनी जिज्ञासा और क्रोध को नीचे धकेल दिया और दांतों से पूछा, आप ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? एक गंभीर चेहरे के साथ याओ लाओ ने कहा, जब कोई अपने डूक्यूई को प्रशिक्षित करना शुरू करता है, तो उनका मुख्य ध्यान मांसपेशियों का निर्माण करना और आंतरिक क्यूई पथों को मजबूत करना है ताकि उनके पास उनके शरीर के भीतर अपने डूक्यूई को भौतिक बनाने की नींव हो। क्योंकि आपकी उम्र में लोगों के पास कमजोर आंतरिक क्यूई पथ हैं और उन्हें ढाला जा सकता है,
आपको प्रशिक्षण प्रक्रिया को कदम से कदम उठाने की आवश्यकता है और आप अपनी प्रशिक्षण की गति को बढ़ावा देने के लिए बाहरी बल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या भविष्य में जब आपकी डू क्यूई मजबूत हो जाती है तो आपके आंतरिक क्यूई पथ बल का सामना नहीं कर पाएंगे। डू क्यूई रास्तों से धक्का दे रहा है और आपके क्यूई पथ फट जाएंगे, जो तब होगा जब आप मर जाएंगे। जियो यान को याओ लाओ के साथ साथ यह भी जानता था, क्योंकि 3 वर्षों में वह अपंग हो गया था। उसके पिता बहुत चिंतित थे और कई बार उसने डू क्यूई को जियाओ यान के शरीर में जबरन धकेलने की कोशिश की, लेकिन हर बार आखिरी सेकंड में वह रुक जाता। जियो यान शामिल दांव जानता था। याओ लाओ ने शांत जियो यान की ओर देखा और संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया। लेकिन ये केवल दूसरों पर लागू होता है। आप अलग हैं। आपकी आंतरिक नींव 3 साल पहले से ही ठोस और विश्वसनीय था, और तब से आपके दृढ़ व्यक्तित्व के कारण आपने कभी भी अपनी क्यूई को प्रशिक्षित करना बंद नहीं किया। इसलिए अभी आपकी नींव, मैं कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छा है। तो आप मेरी क्यूई को प्रशिक्षित करने के लिए बाहरी ताकतों का उपयोग करना चाहते हैं, गोलियों की तरह, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आपके क्यूई पथों की कठोरता के साथ आप अपने क्यूई पथों से गुजरने वाली किसी भी गोलियों की ताकत नहीं ले पाएंगे। यहां तक कि अल्पविकसित सभा क्यूई पाउडर भी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अविकसित सभा क्यूई पाउडर। जियो यान फिर से अपनी आंखें घुमाना चाहता था। जियामा साम्राज्य में एक सभा क्यूई पाउडर आसमान की कीमतें प्राप्त करेगा, लेकिन उनके शिक्षक से ये इकट्ठा करने वाली क्यूई पाउडर सबसे प्राथमिक चीजें बन गईं। 2 लाख जियो यान के बीच का अंतर स्तब्ध रह गया। फिर आपकी योजना। एक गहरी सांस लेते हुए जियो यान ठीक हो गया और फिर से अपनी भौहों को सिकोड़ लिया। हे, चून की गोलियां बहुत भयंकर होती हैं और आपके क्यूई पथों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें एक हल्के तरीके का उपयोग करने की आवश्यकता है। याओ लाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल मेरे लिए बैंगनी रंग के लीफ ब्लूग्रास के 3 पूर्ण डंठल तैयार करें। जहां वे जितने बड़े होंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा मुझे हड्डी धोने वाले फूल के 2 डंठल चाहिए। इसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। और ठीक है, मुझे एक स्तर 1 लकड़ी के लिए जिम्मेदार राक्षस कोर की भी आवश्यकता होगी। ये सभी निम्न श्रेणी की सामग्री है, इसलिए आप उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। कोई आ रहा है, मैं वापस रिंग में जाऊंगा। साथ ही किसी और को मेरे अस्तित्व के बारे में न बताएं, जिसमें आपके सबसे करीबी परिवार भी शामिल हैं। ये कहने के बाद याओ लाओ ने स्तब्ध जियो यान को नजरअंदाज कर दिया और काली अंगूठी में कूद गया। अंगूठी थोड़ा हिलती है और जियो यान की उंगली पर उड़ती है। बैंगनी लीव्ड ब्लूग्रास के 3 डंठल, हड्डी धोने वाले फूल के 2 डंठल, एक लकड़ी विशेषता राक्षस कोर। गीजर, क्या आपको यकीन है कि यह सही है? क्या आपको लगता है कि मैं कोई शाही राजकुमार हूं? इन चीजों को जोड़ा गया पूरी तरह से 1000 सोने के सिक्के से अधिक की लागत। पैसे बचाने के कुछ वर्षों के बाद उस बिंदु पर जहां मैं भोजन छोड़ देता हूं और कभी भी लग्जरी वस्तुओं पर खर्च नहीं करता, मेरे पास केवल 400 सोने के सिक्के हैं। ये केवल एक स्तर 1 लकड़ी विशेषता राक्षस कोर के लिए पर्याप्त है। जियो यान ने गतिहीन अंगूठी की ओर इशारा किया और शाप दिया। यह आपकी अपनी समस्या है। हे, अन्य लोग मेरी लालसा करेंगे पौष्टिक तरल पदार्थ, लेकिन मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आप सामग्री के लिए पैसे प्राप्त करें और आप पहले से ही इसके बारे में रो रहे हैं। याओ लाओ की ताने वाली हंसी जियो यान के दिल में सुनाई दी। धिक्कार है। कीमियागर जो चीजें बनाते हैं उन्हें केवल अमीर लोग ही वहन कर सकते हैं। जियो यान असहाय रूप से हंसा। हर महीने उनका भत्ता केवल 20 सोने के सिक्के थे। ये किसी भी तरह से एक छोटी राशि नहीं थी। एक छोटे से सामान्य परिवार के लिए पूरे 1 साल के लिए खुद को खिलाना काफी होगा। लेकिन उसके पास जो पैसा था वह मुश्किल से ही था कि वह उन वस्तुओं में से एक को खरीद सके जो याओ लाओ की आवश्यकता थी। ये कीमियागर और अन्य लोगों के बीच का अंतर है। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे इसे किसी से उधार लेना है। एक उदास सांस लेते हुए जियो यान ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया और उसका छोटा चेहरा उसके सामान्य शांत चेहरे पर वापस आ गया। पहाड़ के ऊपर के रास्ते की ओर अपना सिर घुमाते हुए वह एक आत्मा की तरह पहाड़ पर चढ़ने वाली एक बैंगनी आकृति बना सकता था। चट्टानों पर टिपटोइंग जियो जून एक सुंदर बैंगनी तितली की तरह था जिसमें सम्मोहित करने वाले वक्र थे, क्योंकि उसने इनायत से पहाड़ को बढ़ाया था। जैसे ही वह ऊपर की ओर देखती है, उसकी निगाह चट्टान के बगल में खड़े युवाओं की ओर केंद्रित होती है। युवाओं को देखकर जियो जून को आश्चर्य हुआ। भले ही केवल कुछ घंटे ही हुए हों, उसने देखा कि पहले की तुलना में जियो यान ने कुछ प्राप्त किया है। जब उनकी आंखें मिलती हैं तो उसे अंततः एहसास हुआ कि जियो यान ने क्या हासिल किया है। उसका अपना आत्मविश्वास। 3 साल बाद जियो यान की प्रतिभा आखिरकार वापस आ गई है। जियो यान के होठों पर पारदर्शी सुस्ती में लिप्त 2 डिंपल जियो जून का सुंदर चेहरा दिखाई देते हैं। लगता है कि जियो यान को आने और उसे आराम देने के लिए जूनेर की आवश्यकता नहीं थी। क्या वे नहीं?
जियोयान ने अपने कंधे उचका दिए। उसे निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। जूनेर अपने होठों को कल करता है और ऐसे शब्द कहता है जैसे कि वह एक न्यायाधीश हो जो एक अदालत के मामले में अंतिम रूप से कह रही हो। जियोयान हल्के से मुस्कुराता है, अपने कपड़े थपथपाता है और उसकी ओर चलता है। जब वह उसके पास जाता है, जना को देखता है जो लगभग समान ऊंचाई पर है, तो वह युवा लेकिन फिर भी सुंदर चेहरे की ओर देखता है। अचानक जियोयान को चक्कर आता है, उस लड़की को याद करते हुए जो हर समय डोलती रहती है और हर जगह जियोयान का अनुसरण करती है। वह अब बहुत सुंदर है। हल्के से मुस्कुराते हुए जियोयान की निगाहें नर्म हो जाती हैं और वह जियोजून के चेहरे को उसके हैरान रूप से नीचे की ओर चुभता है। क्षुनेर बड़ा हो गया है। लेकिन आप ठीक हो गए, यह नहीं भूले कि कैसे जियोयान गेगे पेड़ों से फल लेने की कोशिश में चोट के निशान से ढके होंगे। जियोयान की अंतरंग कार्यों पर स्तब्ध, जूनेर अपने पिच ब्लैक से पहले एक पूरे सेकंड के लिए सख्त हो जाता है। अशुद्धियों से मुक्त आंखें मुस्कुराती हैं। जब वह अभी भी छोटी थी, जियोयान को उसके गालों पर चुटकी लेना पसंद था, लेकिन 3 साल पहले की घटना के बाद से उसने अपने दिल के बगल में एक अदृश्य दीवार स्थापित की और सभी को बाहर धकेल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी भी कोशिश की, वह हमेशा उसके ठंडे और भावहीन रवैये से निराश होगी। वह वापस आ गया है। बहुत लालची होने के लिए खुद की आलोचना करता है। एक सुनेर, इन पिछले 3 वर्षों से कृपया जियोयान गेगे को ऐसा होने के लिए दोष न दें। मैं दिन ब दिन जी रहा था, लेकिन शुक्र है कि आप हमेशा मेरे साथ थे। जियोयान अजीब तरह से अपना सिर हिलाता है और माफी मांगता है। जनेर प्यारी मुस्कान। पिछले 3 वर्षों से उसने जो शिकायतें झेली थीं, वे अजीब माफी के साथ गायब हो गईं। हाँ, और ठीक है। जनेर, आपके पास कितना पैसा है? जन के चेहरे को जाने देते हुए जियोयान एक खोखला हंसता है और पूछता है। अपने कबीले में अपने पिता के अपवाद के साथ जन एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ अच्छे संबंध में था। उसने आज सुबह ही अपने पिता को शर्मिंदा किया था, इसलिए वह पैसे मांगने के लिए अपने पिता का सामना नहीं कर सका, इसलिए उसने जूनेर से पूछा। गन ट्रुयनी, पैसा? उसकी क्रिस्टल स्पष्ट आंखों को झपकाते हुए जन को आश्चर्य हुआ। जियोयान गेगे को पैसे की जरूरत है। हाँ, मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा छोटा हूँ। जियोयान को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की से पैसे उधार लिए थे। सामान्य ठंडे जियोयान को अब संकट में देखते हुए जियोजूनेर एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति को देखता है। उसके मुंह को ढंकना और सुंदर ढंग से मुस्कुराते हुए, मेरे पास 1000 से अधिक सोने के सिक्के हैं, क्या ये काफी है? यदि नहीं। बोलते हुए जूनेर की उंगलियां उसके तेजी से झिलमिलाहट और उसकी उंगलियों के बीच अचानक एक बैंगनी सोने का कार्ड दिखाई देता है। कार्ड पर रंग की 5 अलग अलग तरंगें हैं। 5 वेव पर्पल कोल्ड कार्ड। डू क्यूई मेनलैंड में आपको कम से कम एक होना चाहिए। डू लिंक, यदि डूजे पहले है तो डू लिंक चौथे स्थान पर है। इस प्रकार के गोल्ड कार्ड का उपयोग करने का सम्मान प्राप्त करना है जो उनके रैंक का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित रूप से कुछ विशेष शक्तियों को कार्ड प्राप्त करने का विशेषाधिकार भी है। ये काफी है, इतना ही काफी है। खुशी खुशी अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने जूनेर के प्यारे चेहरे को चुटकी लेने से खुद को रोकने की कोशिश की। चिंता मत करो, मैं आपको बाद में भुगतान करूंगा। जियोयान अपनी छाती को थपथपाते हुए वादा करता है। आपको मुझे वापस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जन पाउच और जल्दी से अपने बैंगनी सोने के कार्ड को छुपाता है। चलो, अब लगभग रात हो गई है, कल मैं आपको टहलने के लिए वुतांग शहर ले आऊंगा। जियोयान ने लड़की की ओर हाथ हिलाया और खुशी से पहाड़ से नीचे उतर गया। अभी भी खड़े होकर जूनेर ने उन युवाओं की ओर खुशी से देखा जिन्होंने 3 साल पहले से अपना साहस वापस पा लिया था। धीरे से मुस्कुराते हुए वह बड़बड़ाया, नालन यानरान, क्या मैं तुम्हारा तिरस्कार करूं या तुम्हारा आभारी रहूं? सुबह सुबह ध्यान में क्रॉस लेग वाले युवाओं के शरीर पर खिड़की से सूरज गर्मजोशी से चमक रहा था। वाह! लगभग पूरी रात ध्यान करने के बाद जियोयान ने गहरी सांस ली। एक पारभासी सफेद वायु प्रवाह जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था, उसके मुंह और नाक से और उसके शरीर में, उसके शरीर और हड्डियों की देखभाल करता था। अचानक आंखें खोलते ही उसकी आंखों से सफेद रोशनी चमक उठी। जियोयान ने खुद को बढ़ाया और जोश से कहा, ये ठीक यही भावना है। 3 साल बाद क्यूई की भावना वापस आ गई है। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से बाहर निकलता है, बदलने से पहले थोड़ा व्यायाम करता है। कमरे के बाहर से जूनेर की आवाज़ धीरे से अंदर ले जाती है, जियोयान गेगे अभी भी सो रही है। वह यहाँ इतनी जल्दी पहुंच गई। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान मुड़ा और फिर उसके दराजों की तलाशी ली। अंत में अनिच्छा के साथ उसने एक छोटा सा निकाला बॉक्स और ध्यान से इसे खोला। उसने उस बक्से के अंदर चांदी की चमक से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। और यह मेरी पूरी बचत है।
अपने पैसे का बक्सा पकड़े हुए जियोयान अपना सिर हिलाते हुए फूट फूट कर मुस्कुराया। जियोयान अपने कमरे से बाहर निकलते ही धीरे से मुस्कुराया और अपने दरवाजे के सामने चमकदार लड़की को देखा। जन एक हल्के हरे रंग की पोशाक में बदल गया था जिसने उसे और भी स्वाभाविक रूप से सुंदर बना दिया था। उसके पास तंग पैंट की एक जोड़ी भी थी जो उसकी पतली जांघों और लंबी पैरों पर फैली हुई थी, जो उसके कर्व्स पर जोर देती थी। लंबे पैरों के साथ जूनेर की तुलना पृथ्वी पर युवा लड़कियों से की जा सकती है, जो युवा जीवन शक्ति और मोहकता से भरी हुई है। निश्चित रूप से उसकी विशेष लालित्य है जिसे जियोयान ने कभी किसी अन्य लड़की पर नहीं देखा था, लेकिन उसे यहाँ ये वही है जो आपको चाहिए। जियोयान को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हुए जूनेर मुस्कुराया और उसे एक काला कार्ड दिया। यह एक आम कार्ड है, इसमें अधिकतम केवल 5000 सोने के सिक्के हो सकते हैं। ब्लैक कार्ड प्राप्त करते हुए जियोयान चिढ़ाता है, छोटी लड़की, तुमने इतना आकर्षक पहनावा क्यों पहना है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ डेट कर रहे हों? हाँ, 3 साल में ये पहली बार है जब जियोयान गेगे ने मुझे बाहर आमंत्रित किया है। जूनेर बहुत खुश है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे थोड़ा सा तैयार होना होगा। जियोयान के अंतरंग चिढ़ाने ने जूनेर की आंखों को एक उतले अर्धचंद्राकार आकार में मोड़ दिया, जबकि सहवास से मुस्कुराया। अनिच्छा से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान खुशी से मुस्कुराता है। वे एक साथ शहर की ओर चलते हुए चैट करते हैं। लगभग आधे रास्ते में कुछ कुलवासियों ने एक अजीब चेहरे के साथ उनकी स्नेही बातचीत को देखकर उनका स्वागत किया। जूनेर, चाहे वह सुंदरता हो या प्रतिभा, कबीले में युवा पीढ़ी का सबसे चमकीला मोती है। वह आमतौर पर हर किसी के अनुकूल होती है, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान के तहत उदासीनता होती है। उसके साथ अभिवादन करना आसान होता है, लेकिन लंबी बातचीत शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। अन्य कुलों के रूप को अनदेखा करते हुए जियानयान जल्दी से जन की ओर जाता है, धीरे धीरे और सड़क के किनारे स्टॉल पर आराम से झांकने से पहले कबीले से बाहर। वुतांग शहर जियामा साम्राज्य के बड़े शहरों में से एक होने के अपने नाम पर रहता है। इसमें रहने वाले लोगों की भारी संख्या है। भले ही सूरज ढल रहा था, सड़कों पर हजारों लोग नहीं तो हजारों लोग थे, यहाँ तक कि एक या दो विचित्र दौड़ भी होंगी। शायद यह उसके बगल में जियोयान की वजह से था, लेकिन कबीले से बाहर निकलने के बाद जूनेर बहुत अधिक सक्रिय हो गया। उसने अनिच्छुक जियोयान को विभिन्न प्रकार के स्टाल में खींच लिया। उसकी कोमल हंसी ने चिलचिलाती गली को थोड़ा ठंडा बना दिया। जब जन आखिरकार थक गया तो जियोयान ने आखिरकार उसे पास की फार्मेसी में ला दिया। लगभग 900 सोने के सिक्के खर्च करने के बाद उन्होंने 20 साल के बैंगनी रंग के ब्लूग्रास के 3 डंठल के साथ साथ 5 साल की हड्डी धोने वाली घास के 2 डंठल खरीदे। ये दोनों कम अंत वाली सामग्री थे और एक नियमित फार्मेसी में खरीद सकेंगे। उच्च अंत सामग्री के लिए जियोयान को उन्हें खुद ढूंढना होगा या उन्हें नीलामी में खरीदना होगा, या यदि वह भाग्यशाली था तो एक उच्च अंत फार्मेसी में। तेजी से घटते फंडों को देखकर जियोयान फूट फूट कर मुस्कुराया। उन्होंने महसूस किया कि डक्यूई मुख्य भूमि में पैसा कितना महत्वपूर्ण था। वैसे भी उन्हें सभी जड़ी बूटियां मिलीं, जो कुछ बचा था वह स्तर एक लकड़ी के लिए राक्षस कोर था। मॉन्स्टर कोर डक्यूई मेनलैंड में उन्हें मैजिक क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। राक्षस कोर एक जादुई राक्षस के भीतर ऊर्जा का नाभिक है। राक्षस कोर अत्यंत हिंसक विश्व ऊर्जा से भरा है। इस तरह की हिंसक विश्व ऊर्जा का सामना करते समय यहाँ तक कि एक डुवान भी एक राक्षस कोर को अवशोषित करने का जोखिम नहीं उठाएगा। भले ही राक्षस कोर को सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है, ये कीमिया में एक मुख्य घटक है। एक राक्षस कोर जो एक कीमियागर के शोधन के माध्यम से जाता है, कुछ जड़ी बूटियों के साथ वांछनीय और महंगी गोलियां बन सकती हैं जो किसी की ताकत बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा राक्षस कोर को हथियारों पर रखा जा सकता है। जिस हथियार को एक राक्षस कोर के साथ जोड़ा गया है उसमें न केवल विनाशकारी शक्ति में वृद्धि हुई है, बल्कि इसमें विशेष डक्यूई प्रभाव भी हो सकते हैं, और डक्यूई मुख्य भूमि में एक अत्यधिक मांग वाली वस्तु बन जाती है। हथियारों के अलावा कवच और रक्षात्मक उपकरणों में राक्षस कोर भी जोड़े जा सकते हैं। रक्षात्मक उपकरण जिनमें राक्षस कोर होते हैं उनमें अत्यधिक रक्षा होती है और वे अपने उपयोगकर्ताओं को खतरे में होने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा जाल देते हैं। इसके कई उपयोगों के साथ राक्षस कोर स्वाभाविक रूप से डक्यूई मुख्य भूमि के भीतर सबसे अधिक मांग वाली वस्तुएं हैं। उच्च गुणवत्ता वाले स्तर की गोलियां बनाने के लिए न केवल जेज बल्कि सम्मानजनक कीमियागर भी उच्च स्तरीय राक्षस कोर के लिए व्यक्तिगत रूप से खोज करते हैं। इस तरह की मांग के तहत मुख्य भूमि पर राक्षस कोर की आपूर्ति हमेशा खरीदारों की मांग को पूरा करने में असमर्थ होती है। इस प्रकार जब भी किसी नीलामी या अन्य सेटिंग में उच्च स्तरीय कोर दिखाई देता है तो इसे तुरंत उच्च कीमत पर खरीदा जाता है। राक्षस कोर के उच्च मूल्य के कारण कई भाड़े के समूह एक जीवित रहने के लिए जादू राक्षसों को मारने में विशेषज्ञ हैं, लेकिन एक राक्षस कोर प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले जादू राक्षस न केवल बेहद मजबूत हैं बल्कि बहुत चालाक भी हैं।
उनकी कुटिल प्रकृति और विशेष हमलावर विधियों के कारण जादुई जानवर एक ही रैंक के इंसानों की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसलिए अपनी खुद की उत्कृष्ट शक्ति के बिना अपने दम पर एक जादुई जानवर को मारने की कोशिश करना असंभव है और संभवतः जादुई कोर प्राप्त किए बिना अपना जीवन खो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप एक जादुई जानवर को मारते हैं तो सभी जादुई जानवरों में एक जादुई कोर नहीं होता है। एक जादुई जानवर के पास एक कोर होने की संभावना लगभग यादृच्छिक होती है, इसलिए एक भाड़े के समूह में एक जादू राक्षस को मारने की कोशिश में उनके आधे बल को मार दिया जा सकता है और फिर भी एक कोर नहीं मिला। इस तरह की घटनाएं डक्यूई मुख्य भूमि में हर समय होती हैं। इस प्रकार डक्यूई मुख्य भूमि में राक्षस कोर की कीमत सभी बहुत महंगी है। जन को घुमा गलियों के माध्यम से लाते हुए जियोयान अंततः एक ऐसे बाजार में आता है जो शहर में थोड़ा दक्षिण में है। वुटांग शहर में कुछ मध्यम आकार के बाजार हैं और उन सभी को 3 कुलों में से एक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जियोयान जिस बाजार में जा रहा है वह जियो कबीले के नियंत्रण में है। भले ही यह जियो कबीले के नियंत्रण में है, जियो कबीले वास्तव में केवल बाजार में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए हुए है और मुआवजे के लिए, चाहे वह भाड़े के सैनिक हों या व्यापारी जो स्टॉल लगाते हैं, उन्हें कबीले को कर देना पड़ता है। ये लंबे समय तक डक्यूई मुख्य भूमि का नियम है और शायद ही कभी कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। बाजार के सामने के प्रवेश द्वार पर जियो कबीले के 2 गार्ड थे। वे निस्संदेह जियोयान और जुनेर को जानते थे, ये देखते हुए कि जब पहरेदारों ने उन्हें आते देखा तो पहरेदार रुक गए और तुरंत झुक गए। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान अंदर चला गया और लोगों की कभी न खत्म होने वाली धारा को देखते हुए वह अपने होंठ चाटने से खुद की मदद नहीं कर सका। कोई आश्चर्य नहीं कि कबीला बाजार को सख्त नियंत्रण में रखता है। इस बाजार में आने वाले कई लोगों के साथ कबीले के लिए मुनाफा कम नहीं हो सकता है। तीसरे युवा मास्टर, मिस जुनेर, क्या आप बाजार में कुछ खरीदना चाहेंगे? जब दोनों लोगों की भारी संख्या को देखकर चक्कर आ रहे थे तो उनके पीछे एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जियोयान ने सिर घुमाया। उसके पीछे 7 से 8 लोग थे जो जियो कबीले की वर्दी पहने हुए थे। स्पीकर एक 30 साल का परिपक्व व्यक्ति प्रतीत होता है, 6 सोने के सितारों के साथ एक बैज पहने हुए। वह स्पष्ट रूप से एक 6 सितारा डूजे है। जियोयान की आंखों में संदेह को देखते हुए वह आदमी ईमानदारी से मुस्कुराया और कहा, तीसरा युवा मास्टर, मुझे पेयन कहा जाता है। कबीले के नेता ने मुझे बाजार में सुरक्षा बनाए रखने के लिए गार्ड का नेता नियुक्त किया। अरे, पिछले साल यंग मास्टर के जन्मदिन के दौरान मैं पेयन आया था। ओह, यह अंकल पेयन है। जियोयान ने पलकें झपकाईं और भले ही उसे पेयन का कोई आभास न हो, उसके परिचय ने जियोयान को मुस्कुरा दिया। चूंकि उस व्यक्ति को उसके पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया था, वह स्वाभाविक रूप से उसका अधीनस्थ होगा। वफादारी के साथ कोई समस्या नहीं होगी। भले ही जियो कबीले कुछ बड़े और प्रभावशाली बल नहीं थे, लेकिन कबीले को विभिन्न गुटों में विभाजित किया गया था। यदि उसके सामने खड़ा आदमी बड़ों के नियंत्रण में होता तो वह इतना दयालु कभी नहीं होता और बस कुछ प्रथागत अभिवादन कहता। मैं कबीले में ऊब गया था, इसलिए मैंने बाहर आकर चारों ओर देखने का फैसला किया। अंकल पेयन, आपको जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अगर मेरे कोई प्रश्न हैं तो मैं आपसे पूछना सुनिश्चित करूंगा। जियोयान की युवा आवाज में अहंकार का कोई संकेत नहीं था जो एक सामान्य युवा मास्टर के पास हो सकता है। इसके बजाय उसकी आवाज नर्म और सम्मानजनक थी। जिसने भी इसे सुना उसे गर्व और खुशी की थोड़ी सी भावना महसूस होगी। एक और चाचा के साथ पेयन के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई और अधिक ईमानदार हो गई। सिर हिलाते हुए उसने कहा, फिर तीसरे युवा मास्टर के चारों ओर देखने का आनंद लें। हमारे लोग पूरे बाजार में हैं, इसलिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस हमें बुलाएं। सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए जियोयान जुनेर को खींचता है और लोगों की भीड़ में गिर जाता है। पेयन की दृष्टि से गायब हो जाता है। पाली, 2 आदमियों को लाओ और तीसरे युवा मास्टर का अनुसरण करो। इसके अलावा बाजार में चोरों को चेतावनी दे कि यदि उनमें से किसी के पास तीसरे युवा मास्टर या जूनियर पर कोई विचार है तो उन्हें अब इस बाजार में रहने की आवश्यकता नहीं है। गायब हो रहे युवा लड़के और लड़की को देखते हुए पेयन मुड़ गया और उनके ईमानदार चेहरे की जगह एक चालाक और काबिल चेहरा था। हाँ कप्तान, उन लोगों में से एक ने नीच उत्तर दिया और उसके हाथ की लहर के साथ वह और 2 अन्य लोग भी लोगों की भीड़ में चले गए। हाँ, तीसरा युवा मास्टर अभी भी इतना कोमल है, ये लोगों को उसके चारों ओर आराम करने की अनुमति देता है। भीड़ के साथ मिल रहे 3 लोगों को देखकर पेयन मुस्कुराता है, लेकिन एक पल में मुस्कान एक भ्रूभंग में बदल जाती है और उसने आह भरी। तीसरा युवा मास्टर इतना अच्छा इंसान है, यह है खेदजनक। हाँ। अफसोस के साथ अपना सिर हिलाते हुए पेयन अपने शेष अंडलिंग को ले जाता है और सड़कों पर गश्त करने जाता है। आलस्य से जियोयान का अनुसरण करते हुए जन गलती से उसके पीछे नजर डालें और मुस्कुराए। जियोयान गेगे, पेयन काफी अच्छा है।
जियोयान ने हाँ के साथ उत्तर दिया और पास के एक स्टॉल की ओर स्कैन किया। उनकी आत्मा की धारणा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी ताकि वह उनके पीछे आने वाले पहरेदारों का पता लगा सके। पीछे की ओर देखते हुए जियोयान धीमा हो जाता है और जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अपना सिर झुकाते हुए वह मजाक करता है, नौ डुअन क्यूई और पहले से ही 3 छिपे हुए गार्डों का पता लगाने में सक्षम हैं। जन, बहुत अच्छा। जन ने जियोयान की नकल की और उसके कंधों को सहलाया, उसके तुरुप का पत्ता लाया। मुस्कुराओ, चुप रहो। खामोश जुनेर को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान बनने लगी। उसके सिर को हल्के से थपथपाते हुए वह फुसफुसाता है, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या तुम कहाँ से हो, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन हो और भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हल्के से मुस्कुराते हुए जियोयान गति करता है और जुनेर से अपनी लाइन से बाहर निकलता है। उसके पैर रुक गए। जुनेर ने उस युवक की पीठ पर अपनी खूबसूरत आंखों से देखा जो अभी अभी उससे बात कर रहा था। कुछ देर रुकने के बाद उसके नाजुक चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। भीड़ के भीतर उसका फिगर कमल की तरह आगे पीछे हिल रहा था, सुरुचिपूर्ण और सुंदर। बहन। जन एक बहुत ही लालची लड़की है। हालांकि उसके सिर को झुकाते हुए जन बड़बड़ाता है और फिर जल्दी से उसके सामने युवक को पकड़ लेता है। जियोयान के बाद जब वह किनारे से स्टालों की जांच करता है, जन और जियोयान धीरे धीरे बाजार के अधिक आबादी वाले और महंगे आंतरिक हिस्सों में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ खरीदने और बेचने के लिए आते हैं उनके पास आमतौर पर अच्छा पैसा या शारीरिक शक्ति होती है। जबकि जियोयान एक राक्षस कोर को खोजने की कोशिश में तल्लीन था, जियोजुन जो ऊब गया था, एक साफ स्टाल पर चला गया और अपने हल्के सफ़ेद हाथ से एक हल्का हरा ब्रेसलेट उठाता है। ब्रेसलेट को किसी विशेष चीज से तैयार नहीं किया गया था, लेकिन इसमें बर्फ की चांदी का एक संकेत था जिसने इसे स्पर्श करने के लिए ठंडा महसूस किया, गर्मी के दिनों के लिए एकदम सही। इसके अलावा भले ही सामग्री काफ़ी सादा थी, शिल्प कौशल खराब नहीं था। ठीक जब एक सुनेर ने ब्रेसलेट खरीदने का फैसला किया तो उसे याद आया कि उसने अपना सारा पैसा जियोयान को उधार दिया था। थोड़ा मुड़कर और व्यस्त युवक को देखकर वह केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकती थी और पुराने स्टाल के मालिक पर मुस्कुरा सकती थी। ब्रेसलेट नीचे रखते हुए वह आलसी होकर आगे बढ़ने लगी। उसका शांत तरीका उसे किसी को भी उसके लिए कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहने देता, भले ही वह जियोयान हो। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ठीक जब उबनेर ने जियोयान वापस जाने का फैसला किया तो आगे से एक स्पष्ट हंसी बजती है। होह, क्या ये सुश्री जनेर नहीं है? हे, मैंने तुम्हें यहाँ खोजने के बारे में नहीं सोचा होगा, ये भाग्य होना चाहिए। उसकी पतली भौं हल्के से झुकी हुई थी। जूनेर ने आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की लेकिन केवल लोगों के एक समूह को देखा। समूह एक शानदार कपड़े पहने युवक के पीछे पीछे चल रहा था। युवक केवल 20 जोड़ वर्ष का था और काफी सुंदर था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था लेकिन उसकी आंखें गर्मी से भरी थीं और उसके सामने खड़ी युवती को घूर रही थीं। उनकी निगाहों में भी वासना का एक अनर्गल संकेत था। खुश खूबसूरत युवाओं को देखते हुए जन की पतली भौहें झुर्रीदार हो गईं। उसकी पुकार पर ध्यान न देते हुए उसने मुंह मोड़ लिया। मिस जूनेर। जूनेर को बगल से देखते हुए सुंदर लेकिन पीला युवक तुरंत चिंतित हो गया और उसे सामने से ब्लॉक करने के लिए जल्दी से पार हो गया। युवक द्वारा अवरुद्ध जन ने उसके कदम रोक दिए। उसकी लंबी और खूबसूरत आंखों की जोड़ी आलसी रूप से उसे घूर रही थी। फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मिस जूनेर। विद्यार्थियों द्वारा देखा जो पानी की बूंदों की तरह थे और इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें सुंदरियों के साथ छेड़खानी करने की आदत थी, उनकी सांसें कुछ जल्दबाजी में थीं। उसकी चतुर जीभ ने इस समय अपना सारा उपयोग खो दिया था। जिया झूठ है ओ यंग मास्टर, अगर कुछ भी जरूरी नहीं है तो कृपया बाहर निकलें। मुझे अभी भी कुछ करना है। इसे कुछ हद तक फ्लश युवाओं को देखते हुए जन ने आखिरकार बात की। उसकी कोमल और युवा आवाज ने युवक का पीला चेहरा एक बीमार लाल रंग से भर दिया। हे, मिस एक सुनेर, क्या आप कुछ खरीदने के लिए बाजार में आए हैं? मैं अभी काफ़ी स्वतंत्र हूं तो हम एक साथ बाजार को क्यों नहीं देखते हैं? अपने दिमाग में एक गहरी सांस लेते हुए जिया ली एओ की मुस्कान खुली और कोमल थी। इस मुस्कान के साथ साथ उनकी स्थिति और सुंदरता ने उन्हें कुछ लड़कियों के लिए सफलतापूर्वक उतारा था। जिया झूठ एओ यंग मास्टर, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कुछ करना है। क्या तुम एक तरफ जा सकते हो? जन का छोटा मुंह ऊपर की ओर झुकता है और उसकी आवाज बिना किसी जलन के चिकनी थी। जूनेर द्वारा खारिज किए जाने के बाद जिया के किनारे आओ के मुंह कांप गए, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और अपनी जेब से एक कंगन निकाला। कंगन हल्के नीले रंग का था और नीले सोने से बना था। ब्रेसलेट से एक चिकनी हरी गेंद की तरह राक्षस कोर लटका दिया। एक नर्म हरा उत्सर्जित किया गया था राक्षस कोर से और कंगन पर अपना प्रकाश बिखेर दिया, इसे एक विशेष रंग दिया।
ऐसा लगता है कि इस जटिल कंगन की लागत बहुत है। हे, चूंकि मिस जुनैर को कुछ करना है तो मैं, जिया झूठे हो, अब आपको ब्लॉक नहीं करेगा। जियाओ लेईओ ने ब्रेसलेट को कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराया। यह एक ब्रेसलेट था जिसे मैंने अभी बाजार में खरीदा है, भले ही यह बहुत महंगा नहीं है। इसमें एक स्तर एक लकड़ी विशेषता राक्षस कोर है जो डक्यूई की वसूली में बहुत मदद करता है। चूंकि मिस जुनैर अभी तक दूजे नहीं बनी है, इसलिए यह ब्रेसलेट आपके लिए एकदम सही है। यह मेरा एक छोटा सा उपहार है, इसलिए कृपया ना कहें। आखिरकार मैं अपने एंडलिंग्स के सामने चेहरा खो दूंगा। अंत में जिया लाएओ ने उद्देश्यपूर्ण रूप से अपनी आवाज़ और उसके चारों ओर के एंडलिंग को नीचे कर दिया, जैसे कि यह एक नाटक था, के ऊपर मुस्कुराया। जिया लाएओ की हरकतों को देखते हुए जुनैर की भौं ऊपर उठ गई। वह नहीं जानती थी कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जब वह मना करने वाली थी तो उसकी दृष्टि ब्रेसलेट पर हरे राक्षस कोर पर गिर गई और उसे याद आया कि कैसे जियोयान एक लकड़ी की विशेषता राक्षस कोर को खोजने की कोशिश कर रहा था। उसकी लंबी पलकें हल्के से झपकी लीं और उसका भावहीन चेहरा थोड़ा आराम से। जुनैर के आराम से चेहरे को देखते हुए जिया लाएओ का दिल खुशी से फड़फड़ाता है और जल्दी से लकड़ी की विशेषता ब्रेसलेट को आगे बढ़ाता है। मिस जुनैर, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जिया लाई कबीले और जियो कबीले दोनों वुतांग शहर के शीर्ष 3 कबीले में हैं, इसलिए छोटे उपहारों का आदान प्रदान आम है। मैं ब्रेसलेट लूंगा और राक्षस कोर को हटा दूंगा और जियोयान गेगे को दूंगा। ब्रेसलेट के लिए, जब वह ध्यान नहीं दे रहा है, मैं इसे फेंक दूंगा। इस शरारती विचार के साथ जुनैर ने अब और नहीं हिचकिचाया और कंगन लेने के बारे में अपना हाथ बढ़ाया। अचानक एक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कंगन लेने से रोकता है। ठीक जब उसका हाथ पकड़ लिया गया था तो जुनैर अपने शरीर में डक्यूई के बहने से पहले सदमे में रुक जाता है ताकि खुद को बचाया जा सके। लेकिन जब उसका हाथ पकड़ से मुक्त होने वाला था तो एक युवा पुरुष हम्फ ने उसे आज्ञाकारी रूप से संघर्ष करना बंद कर दिया। उसके पीछे देखते हुए जन ने जियोयान को देखा। जब उसकी दृष्टि थोड़ी ऊंची हुई तो उसे एक कठोर युवा चेहरा दिखाई दिया। क्या आप नहीं जानते कि वह कैसा है? जन पर चिल्लाते हुए जियोयान ने अपने दिमाग में खुद की आलोचना की। फिर वह ऊपर देखता है और कहता है, जिया एओ यंग मास्टर, आपके विचार को जुनैर द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन उपहार के लिए आपको इसे वापस लेना चाहिए। नष्ट हुए माहौल को देखते हुए जियाओ की आंखों में क्रोध का एक संकेत चमक उठा। लेकिन जन के सामने उसने अपनी सज्जन हवा रखने की कोशिश की और मोमबत्ती से मुस्कुराया। जियोयान यंग मास्टर, मैंने देखा कि मिस जुनैर के पास कोई गहने नहीं थे, इसलिए मैं उसकी थोड़ी मदद करना चाहता था। क्या आप उसकी सुंदरता को निखारने के लिए उसे कुछ छोटे छोटे ट्रिंकेट नहीं होने देना चाहते हैं? असहाय रूप से आहें भरते हुए जियोयान ने जिया लेटेओ के हाथ में लकड़ी के एट्रीब्यूट ब्रेसलेट पर नजर डाली और एक और हरा ब्रेसलेट निकाला और कुछ निराशा के साथ पूछा, क्या आपको वास्तव में कंगन पसंद हैं? यहाँ तुम जाओ, बिना किसी कारण के दूसरे लोगों का सामान मत लो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो लोग मुफ्त सामान देते हैं उनका हमेशा एक छिपा हुआ मकसद होता है। अपने मासूम रूप से आप किसी के द्वारा बेचे गए होंगे और अभी भी नहीं जानते होंगे कि क्या हुआ था। जियोयान के शब्दों को सुनकर जो स्पष्ट रूप से उस पर निर्देशित थे, जिया लाएओ का चेहरा ठंडा हो जाता है। लेकिन जब उसने जियोयान के हाथ पर कंगन देखा तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियोयान के हाथों में भौतिक दृष्टिकोण से ब्रेसलेट 5 सोने के सिक्कों से अधिक खर्च नहीं कर सकता था, जबकि उनकी लकड़ी की विशेषता ब्रेसलेट, जिसमें एक प्रामाणिक राक्षस कोर था, की कीमत पूरे 1000 जोड़ सोने के सिक्के थे। 2 कंगन, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, या तो कीमत या वास्तविक उपयोगिता में बहुत बड़ा अंतर था और जियोयान के ब्रेसलेट की तुलना लकड़ी की विशेषता ब्रेसलेट से भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए जब जिया लाएओ ने देखा कि जियोयान ने सुंदर जुनैर को इतना गरीब ब्रेसलेट दिया है तो वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जियोयान की आलोचना करता है। जियोयान, मुझे पता है कि आपके कबीले में कोई उच्च पद नहीं है, लेकिन आप जन को इतनी दयनीय बात देते हैं। जिया लाएओ के ताने को नज़रअंदाज करते हुए जियोयान ने उस युवा लड़की की ओर देखा जो अपने हाथ में कंगन को घूर रही थी और जल्दी से पूछा, क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? यदि आप नहीं करते हैं तो मैं इसे फेंक दूंगा। ये केवल 2-3 सोने के सिक्के थे। हाँ। जियोयान की बातें सुनकर न केवल जिया लेटाओ हंसने लगी,